आइए हम लोगों ने कौन सा रजिस्ट्रेशन एक्ट, हम लोगों ने जेआईजीएल में काफी सारे टॉपिक पढ़े हैं। अभी जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एकदम जल्दी सेटल होइए और बिना आवाज के, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है रजिस्ट्रेशन एक्ट। थोड़ा ध्यान से इसके कहानी को सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टाम्प एक्ट, ये एक्ट जो है वो एक दूसरे को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या करता है, एक दूसरे को जो है हो गया, एक दूसरे को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या करता रहता है, सपोर्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा ये कहता क्या है। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स का नाम आप कॉन्ट्रैक्ट, लीज डीड, ट्रांसफर डीड, विल, फिर कह रहा हूं अभी जो सुना रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा ताकि ओपन एंडेड क्वेश्चन को आंसर कर सके। वरना मैंने पहले भी बताया कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा। लेकिन वो जो वाव वाली फीलिंग होती है और वो मजा वाला होता है वो तब रहेगा जब पहले ये पता रहेगा कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, कोई सेंस है इसका। जैसे हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ही पढ़ा, सीधा सीधा ये भी तो हो सकता था टॉपिक पे आते इंडस्ट्री पढ़ते, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ते, लेकिन उससे पहले की कहानी हमें एक सेंस देता है, एक कंफर्ट जोन देता है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा इसमें नहीं है बच्चे रजिस्ट्रेशन एक्ट, नहीं मैं दिला दूंगा, नीचे अब होगा। किन्हीं के पास एक्स्ट्रा है रजिस्ट्रेशन एक्ट का नोट्स, किसी के पास एक्स्ट्रा है? तो ये बेसिकली जो है वो क्या कहता है रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये जरा ध्यान से सुनिए। हम लोग बहुत तरह के जो है वो बेसिकली जो है वो एग्रीमेंट करते हैं आए दिन। जब हम कुछ एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें एक जो है वो एग्रीमेंट हमारा जो है वो कहलाता है टेस्टामेंट्री और एक कहलाता है नॉन टेस्टामेंट्री। एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं एकदम आसान चीजों में इसको बता रहा हूं। एक वो चीज जो हमें विरासत में मिली हुई है, जो हमारे पुरखों से हमें मिली हुई, हमारे पूर्वजों से हमें मिली हुई है, और एक वो होता है जो हमारे पूर्वजों से नहीं मिली हुई, जिसको आपने एक्वायर किया है और उसके बाद किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जैसे दादाजी के पास उनके पापा से आया और दादाजी से पापा के पास, पापा से आपके पास, ऐसे चीजों को जब ट्रांसफर किया जाता है तो किसी न किसी डॉक्यूमेंट के जरिए किया जाता है। दूसरा वो प्रॉपर्टी जो आपने खरीदा और आपने किसी को ट्रांसफर किया, चाहे मुफ्त में कीजिए चाहे पैसे लेकर के कीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सामने वाले की दावेदारी, सामने वाले का जो है वो राइट तब स्टैब्लिश होगा जब लॉफुली आपने उनको कोई डॉक्यूमेंट दिया है। मान लीजिए कि निभा जो है, ठीक नाम बोला, निवी, तो इसीलिए बोला ताकि पता तो चले कहां गड़बड़ कर रहा हूं। तो निवी जो है, इन्होंने जो है वो खुश होकर के जो है वो गरिमा को जो है वो एक मकान गिफ्ट किया, और ये मकान जो गिफ्ट किया, ये मकान उन्होंने अपने पैसे से जो है वो खरीदे थे, पूर्वजों का नहीं था, मालदार आसामी, इनके पास अपने पैसे, उससे इन्होंने खरीदा और इनको गिफ्ट कर रहे हैं। इन्होंने इनको दे तो दिया, लेकिन कल के डेट में मान लीजिए कि निवी के जो है वो भाई आते हैं और वो जो है वो गरिमा को बोलते हैं निकल मेरे घर से। तो क्यों निकलो, मुझे तो निवी ने दिया है ये मकान, तो मेरे नाम से उन्होंने किया। बोले दिखाना कागज जरा, दिखाना कागज जरा। इनके पास उन्होंने जो है वो एक डॉक्यूमेंट दिए, उस डॉक्यूमेंट में बस लिखा हुआ है कि मैंने ये चीज जो है वो गरिमा को ट्रांसफर किया। वो बोलते हैं कि ऐसे ही जो है वो मैं लिख दूं कि मैंने ये मकान तुझसे छीन लिया और एक कागज दे दूं, उस कागज के साथ इसको स्टेपल कर लेना, उसमें लिखा हुआ है कि मैंने ये जो है वो गरिमा को गिफ्ट किया और मैं लिख के दे रहा हूं कि मैंने ये गरिमा से छीन लिया, जिसका था वहीं पहुंच गया। अब मुझे एक चीज बताइए, कोई लीगल डिफेंस दिख रहा है? जब तक कोई भी चीज कहीं भी किसी ऑथोरिटी के दायरे में नहीं है तब तक तो कोई भी किसी भी बात को कह देगा और कोई भी इस बात को मान लेगा और कोई इस बात को नहीं मानेगा। कहा गया कि कोई ना कोई ऑथोरिटी होनी चाहिए। देखते हैं कोई भी जमीन होता है, एक बंदा खरीदता है दूसरे से, तो बोला जाता है इसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के क्या करो, वर्ड देखते जाइएगा, आना शुरू होगा, क्या करो, रजिस्टर करो।
इसका मतलब है कि कोई ना कोई अथॉरिटी होगी जिनके नॉलेज में यह आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो ए की राइटफुल प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी वो बी को दे रहे हैं। अब जितने अमाउंट में दे रहे हैं वो सब उस डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। और अगर कभी आपको मौका लगा हो तो जब आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाइएगा तो वो पूछते हैं, जब आप अपना आई कार्ड वगैरह देंगे, विटनेस भी वहां रहेंगे, कि क्या आप अपना ये प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, और आप बोलते हैं हाँ। आपको पैसे वगैरह मिल गए, इसमें ये पैसा लिखा हुआ मिल गए, हाँ मिल गए हैं। तब दूसरे से पूछते हैं कि भाई आप इनसे खरीद रहे हैं, पैसे आपके थे, आपने पैसे दे दिए, हाँ जी दे दिए, आपको प्रॉपर्टी जो है वो सही लग रहा है, हाँ सही लग रहा है, और विटनेस भी होते हैं, और तब उसको वो स्टाम्प करते हैं। वर्ड सुनते जाइएगा। रजिस्ट्री करने के लिए गए, आप लोगों से पूछा, फिर उसको क्या किया, स्टैंप किया। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट के जरिए कोई ना कोई राइट असाइन करते हैं, या कोई राइट ट्रांसफर करते हैं, या कोई राइट एक्वायर करते हैं, तो वैसे केस में उस डॉक्यूमेंट को हमें रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और जब कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है तो उसके लिए एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगा जिसके पास जाकर के उसे हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। और जब हम अथॉरिटी के पास जाकर के रजिस्टर करेंगे तो हमारे देश का कानून कहता है कि अगर कोई चीज रजिस्टर्ड होने के लिए गया है तो इट शुड बी रजिस्टर्ड ओनली एंड ओनली व्हेन इट हैज प्रॉपरली स्टैम्प। जब उस पे सही वैल्यू का क्या लगा हो, स्टाम्प लगा हो। आप जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदने के बाद आप दो लोगों के बीच में जमीन का सौदा हुआ है, आपने जमीन खरीदा है, सामने वाले ने जमीन बेचा है। इस बात को जो है वो एक जो है वो कागज पे लिखा जाएगा, और कागज पे जो लिखा जाएगा उस पे प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी लगाया जाएगा। ये स्टाम्प ड्यूटी उस स्टेट के जो है वो चीज पे डिपेंड करेगा कि उस राज्य में स्टाम्प ड्यूटी कितने की है। अगर वो मेल के नाम से है तो कितना % का जो है वो स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, फीमेल के नाम से है तो कितना, और दोनों के नाम से है तो कितना। और यही वजह है कि आप जो अपने घर में या अपने पूर्वजों के पास ज्यादा से ज्यादा जमीन के कागज जो है वो फीमेल के नाम से देखते हैं, वो जो है वो प्यार, मोहब्बत, लव, अफेक्शन के कारण नहीं है, वो पैसा बचाने के कारण है। कि गर्ल्स के केस में, फीमेल के केस में स्टाम्प ड्यूटी कम लगता है। दिल्ली में ही आपका 5% है, हाँ 5% है अगर फीमेल के नाम से, 7% है अगर मेल के नाम से है। मेल फीमेल दोनों के नाम से, दोनों जो है वो खरीदार है तो 6% है। कहने का मतलब किसी जगह ये ज्यादा भी हो सकता है और किसी जगह कम हो सकता है, क्योंकि स्टाम्प, याद रखिएगा मैं दोनों एक्ट को थोड़ा एक साथ लेकर के चला हूं, क्योंकि इसके बाद स्टाम्प एक्ट हमारा है, लेकिन दोनों की कहानी बनेगी साथ साथ, तब समझ पाएंगे। तो कहा गया कि ये जो हमारा स्टाम्प ड्यूटी लग रहा है ये स्टेट का पार्ट होता है। किसका पार्ट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है वो 3 लिस्ट है। पढ़ाऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाते वक्त, गलती से मैं ही पढ़ाऊंगा, इसी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि वहां जितने भी बात लिखी है उससे रिलेटेड नियम कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट का मतलब है कि उस लिस्ट में जितनी बातें लिखी हुई है उससे रिलेटेड कानून, उससे रिलेटेड नियम कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। कंकरेंट में है, दोनों बना सकती है, और वो थोड़ा सा अलग चीज है, वो डिटेल में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टाम्प जो है वो आपके यूनियन लिस्ट में नहीं होकर के किस लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में। तो हर राज्य में इसीलिए स्टाम्प ड्यूटी जो आप देखते हैं वो क्या होता रहता है? बदलता रहता है। लेकिन पूरे देश में इनकम टैक्स आपको एक जैसा दिखेगा। इनकम टैक्स का स्लैब चाहे कहीं भी आप रहते हो एक जैसा दिखेगा। लेकिन यही जमीन आपने दिल्ली में लिया, यही जमीन आप बदल लीजिए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, वहां पे रेट इसका क्या रहेगा? स्टाम्प का अलग अलग रहेगा। कहने की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे जो है वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो रजिस्टर करें, चाहे तो रजिस्टर ना करें। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, अगर उसको भी आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो प्रोटेक्शन आपका बढ़ गया। लेकिन कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी था और आप चौधरी बने और आपने उसको रजिस्टर नहीं किया, तो वैसे केस में वो एविडेंस एक्ट के तहत नहीं लिया जाता। उसके जितने भी आपके लीगल बेनिफिट थे वो सारे बेनिफिट आपके क्या हो गए? खत्म हो गए।
तो यही हमें इस एक्ट में देखना है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और कौन कौन से हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उसको कितने दिनों के भीतर रजिस्टर्ड करेंगे, कहां रजिस्टर्ड करेंगे। अगर मान लीजिए हमने कोई एग्रीमेंट इंडिया से बाहर किया है, तो इंडिया अभी आया ही नहीं है, तो आने के कितने दिनों के भीतर हम करेंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो चीज हमने जो है वो रजिस्ट्रेशन करना था और हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या हमने उस पर प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाया, तो उस केस में हमारे पास क्या डिफेंसेस जो है वो अवेलेबल है। यही सारा कुछ हमें देखना है किस एक्ट में, रजिस्ट्रेशन एक्ट में। और इसी का जो है वो सटा हुआ और जुड़वा भाई जो है वो कौन है, स्टाम्प एक्ट, जो कहता है कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेबल है वो किसी न किसी वैल्यू के स्टाम्प ड्यूटी के साथ ही क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी। और उसमें यह भी देखना रहेगा कि कौन कौन से चीजों पे हम स्टाम्प जो है वो लगाते हैं। इवन कुछ केसेस में मनी रिसीट पे भी क्या लगता है, स्टाम्प लगता है। तो पहुंचेंगे जब स्टाम्प में तो उसको देख लेंगे। थोड़ा सा मैंने दोनों को मिलाकर के इसलिए बात कही क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही चलने वाले चीज है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर होने के लिए गया वो स्टाम्प के क्या होगा, साथ जाएगा। उस पर स्टाम्प ड्यूटी क्या करनी पड़ती है, लगानी। पावर ऑफ अटॉर्नी है, उस पर भी स्टाम्प लगता है और उसको रजिस्टर कराना जरूरी है। कोई भी विल बनता है तो यही सारा कुछ देखने जा रहा है। किसी को गिफ्ट कर दिया कोई चीज, तो क्या गिफ्ट को रजिस्टर करना जरूरी है या नहीं है जरूरी। तो ये सारा जवाब आपको देगा रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो चलिए जानना शुरू करें अब इसको डिटेल में। ये तो इसका भूमिका था जो हमें जानना है, अब इसको जानते हैं। कहा कि रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट यानी कि इस एक्ट के तहत दो तरह के डॉक्यूमेंट है, एक जिसका रजिस्ट्रेशन क्या है और एक जो है वो जो ऑप्शनल है उसको रजिस्टर कर लिया तो क्या मुक्का मारेगा अथॉरिटी, नो, वो आपका चॉइस है। आपको लगता है कि आपके पास पैसे ज्यादा हैं, प्रोसेस कर सकते हैं तो क्या कर लीजिए, कर लीजिए। लेकिन जो कंपलसरी है वो करना ही करना पड़ेगा और उसके नहीं करने पे क्या होगा, थोड़ा सा मैंने बताया। आपको लॉ के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बाकी डिटेल में बताऊंगा कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करना था वो नहीं किया तो क्या क्या जो है वो आपको जो है वो पेनलाइज किया जाएगा, क्या क्या डिमेरिट्स है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। इस डॉक्यूमेंट को लेकर के दो जो है वो बेसिकली केसेस आए, लेकिन दोनों में जजमेंट एक ही आया, इसलिए मैंने केस एक साथ लिख दिया। ये केस आपका जो है कल्याण सुंदरम वर्सेस कुरुप्पा मुनवार का है और दूसरा जो है वो वेंकटा रामा रेड्डी वर्सेस पिल्लई रामा रेड्डी। अब आप ये सब नाम देख करके बहुत एक्साइटेड होंगे, सर टेंशन नहीं, फिकर नॉट, ऐसा नाम तो हम खूब बना देंगे। नहीं लग रहा है, आप भी बना देंगे। सी रिंगलम्मा वर्सेस एस राजू। फिर आपको सुना दिया था कहानी कि मनगढ़ंत नाम प्लीज मत दीजिएगा, याद है तो अच्छा है। अच्छा, अगर मान लीजिए एक पार्टी का नाम याद रहे तो लिख सकते हैं, कैसे करके लिखेंगे, इन री, इसका मतलब था इन रेफरेंस, और एक पार्टी का नाम लिख दीजिए। झूठ लिखने के बजाय क्या कीजिए, एक पार्टी का, दोनों का नाम पता है तो बीच में क्या लगा दीजिए, वर्सेस लगाइए, और नहीं तो एक पार्टी का। और कुछ नहीं पता तो आपको तो सिखाया है, इन अ डिसाइडेड केस इट वाज हेल्ड दैट। तो इन दोनों केसेस में क्या निकल करके आया, और हम बात कर रहे हैं कि गिफ्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग, एक लिखित कागज का टुकड़ा, लिखा हुआ, रिटर्न में लिखा हुआ कोई भी चीज को हम क्या बोल देते हैं, इंस्ट्रूमेंट। तो कह रहे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ कौन सा प्रॉपर्टी है, यानी किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टी, काश मुझे लोग दे दें। तो अब कह रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट करने जा रहे, तो बोला इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है या कंपलसरी, कंपलसरी है। तो डिसाइडेड केस में कहा गया कि वाइल रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ व्हाट, और इन्फोर्समेंट का मतलब आप समझें, इन्फोर्समेंट का मतलब है कि जैसे निधि ने जो है वो दिया गरिमा को, ठीक बोला अभी, निधि ने दिया किसको, गरिमा को, और अगर ये जो है वो डॉक्यूमेंट क्या रहता, रजिस्टर्ड रहता, और जैसे ही जो निधि के भाई पहुंचते और बोलते ओए 4 फुट्टे फुट ले स्टाइल में, निकल मेरे घर से, अगर ऐसा बोलते तो तुरंत जो है वो गरिमा बोलती ये देखो कागज, और ये लॉ में जा सकते थे और अपने अधिकार को ले सकते थे कि ये जो है वो मुझे गिफ्ट में दिया गया है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इन्फोर्समेंट, यानी अपने चीजों को क्या करना, एक्वायर करना, और उस पर जो है वो किसी भी तरह का जो है वो राइट क्रिएट करना, क्या कहलाया, इन्फोर्समेंट। तो कहा गया कि वाइल रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी फॉर व्हाट,
अगर आप इन्फोर्समेंट चाहते हैं तो आपको क्या कराना पड़ेगा, लेकिन इट डज नॉट सस्पेंड द गिफ्ट अंटिल रजिस्ट्रेशन एक्चुअली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो मकान निधि ने गरिमा को दिया वो जो है वो गरिमा के पास नहीं रहेगा। ऑल दो इन्फोर्समेंट के लिए अगर कोई क्लेम करने आ जाए और बोल दे कि ये निधि का कब से हो गया, ये तो खुद उसका नहीं है, ये तो खुद जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो वो कैसे दे सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इन्फोर्समेंट का राइट गरिमा के पास नहीं है, लेकिन वहां अभी रहने का अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता है, क्योंकि ये गिफ्ट अभी वैलिड है, ये गिफ्ट अभी आपका जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि इट डज नॉट सस्पेंड द गिफ्ट अंटिल रजिस्ट्रेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस। कर रहे हैं वो लोग प्रोसेस में ही, किसका हम क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तब तक मैंने ये आपके नाम कर दिया है, आपको मैंने गिफ्ट में ये मकान दे दिया, ये लीजिए चाबी, आप इसमें रहिए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगले 1 महीने के भीतर हम इसका क्या करा लेंगे। तो याद रखिए गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन जिस दौरान तक प्रक्रिया जब तक चल रही है तब तक ये नहीं माना जाएगा कि ये गिफ्ट वैलिड नहीं है। बर्थडे वगैरह के समय किसी खास ओकेजन पे ही लोग चीजों को देते हैं, तो पहले देंगे उसके बाद ना कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो टोकन के रूप में ऐसे ही करते हैं ना, चाबी पकड़ा दिया, मकान थोड़ा ना उठा करके ये ले सर पे मर जा, तो क्या देंगे, चाबी दे दिया कि ये मकान आपका। जिस दौरान नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन उस दौरान सस्पेंड नहीं माना जाएगा। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट हैज बीन हैंडेड ओवर बाय द डोनर, यहां पे डोनर हो गए निधि और डोनी हो गए कौन, गरिमा। तो अगर उन्होंने जो है अपने मन से जो है वो निधि ने दिया, बिना डराए धमकाए, बिना किसी और तरह के, और जो है वो गरिमा ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, और फॉर्मर हैज डन एवरीथिंग इन हिज पावर टू कंप्लीट द डोनेशन एंड मेक इट, और निधि ने वो सारे की सारी प्रक्रिया पूरी की जो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी, यानी सारे प्रोसेस को उन्होंने कंप्लाई किया। मतलब उनके कंसेंट से दिया गया, उनके विल से दिया गया, और देने के बाद ये नहीं है कि सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप कहिएगा सर ऐसा भी होगा कि कोई किसी को जो है वो गिफ्ट दे रहा होगा, सामने वाले का मुझे नहीं लेना है, होता है। अगर कोई जो है वो डिस्प्यूटेड लैंड वगैरह है, या मान लीजिए कि वही राधे वाला जैसा सीन हो कि वो बोले कि सब चीज तेरे ही नाम कर देंगे, तेरे नाम ही मूवी था शायद, तो उसमें जो है वो कुछ ऐसा लाला करके अगर देने लगे, सामने वाले बोले मुझे नहीं लेना है, तो क्या वो गिफ्ट माना जाएगा। एज पर लॉ भले कोई गिफ्ट में ना बोले, लेकिन जब तक डोनी एक्सेप्ट ना करे तब तक वो एक वैलिड गिफ्ट नहीं हुआ। और डोनर जो है उसके पास राइट होने चाहिए, ये नहीं कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी और का है, प्रॉपर्टी जो है वो बाबा जी का, निधि आए और किनको लिए दे दिए, गरिमा को। मतलब नाम हमारा और चीज तुम्हारा, तो दूसरे के चीज के लिए खुद वाहवाही क्या कर दिया, ले लिया। लेकिन जिस दौरान रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्या गिफ्ट सस्पेंड माना जाएगा। इसका मतलब क्या ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कंपलसरी, नो कंपलसरी है, लेकिन जिस समय तक नहीं हुआ है उस समय तक गिफ्ट सस्पेंड, बशर्ते क्या कंडीशन फुलफिल हुई हो, डोनर का राइट हो, डोनर ने सारी प्रोसेस को किया हो और डोनी ने उसको क्या किया हो, एक्सेप्ट किया हो। क्लियर है ये बात। और ये साफ तौर पे इन दोनों केसेस में जजमेंट निकल के आया। क्लियर। तो हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में 2 बातें बताई गई है। कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कुछ चीजें जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, और ये चीजें में से एग्रीमेंट भी है और सामान भी है। हमेशा याद रखिएगा, हर समय ये मत समझिएगा प्रॉपर्टी और यही है, कुछ तरह के एग्रीमेंट का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, वरना वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते। जिसमें हमने पहला कंपलसरी चीज में देखा कि अगर कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वैसे केस में उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन जिस दौरान रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, प्रोसेस चल रहा है, उस दौरान ये जो है वो सस्पेंड नहीं माना जाएगा। देने वाले ने अपने मर्जी से दिया है और वो उसका राइटफुल ओनर है, और उसने वो सारे प्रोसेस पूरे किए हैं जो एक राइटफुल ओनर को करना चाहिए था। और जिसको दे रहे हैं डोनी, वो इस चीज को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसने अपना एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। अगले चीज पे आइए। एंड इफ इट इज प्रेजेंटेड बाय पर्सन हैविंग नेसेसरी, और ये अभी आपका कंटिन्यू, ये किसका फैसला है,
ये इन दोनों केसेस में सुनाया गया फैसला है जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये तो एक देखा, कह रहे इफ इट इज प्रेजेंटेड बाय ए पर्सन हैविंग इंटरेस्ट विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड द रजिस्ट्रार मस्ट रजिस्टर इट। यानी उन्होंने दिए हुए अब जो है वो 4 महीने हो गए, लेकिन अभी भी जो है वो गिफ्ट इन्हीं के पास है, तो इंटरेस्ट जो है वो डोनी का बना हुआ है या नहीं? अगर ऐसा बना हुआ है तो उसको वो क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि अरे पहले रहने से पहले आना चाहिए था। तो अभी भी उनका इंटरेस्ट बना हुआ है, तो उसके इंटरेस्ट का मतलब राइट होता है। तो अगर राइट बना हुआ है तो उसको वो क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे। हो सकता है अब मुझे बीच में आना पड़ेगा क्योंकि मरने मारने वाली बात है। ऐसे तो मेरे पास खुद एक मकान, तो मैं क्या गिफ्ट करूंगा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने जो है वो मकान इस बार गरिमा को गिफ्ट किया। अगर गिफ्ट किया और अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले रजिस्ट्रेशन होता, मैं टैं कर गया इसी शोक में कि मैंने किस घड़ी में क्या कर दिया, गरिमा को दे दिया। अगर इस केस में जो है वो डेथ हो जाए, या जो है वो मैं क्या बोलूं, एक्सप्रेस मुझे नहीं देना है, वही कच्ची मुची जो लूडो का खेल खेलते थे, ये गोटी नहीं दूसरा चलना है, तो बोला गया एक बार अगर राइटफुल तरीके से आपने क्या कर दिया, दे दिया, तो मैं भी उसको रिवोक नहीं कर सकता। याद रखिए, इसीलिए खुश होकर के किसी को गिफ्ट देने से पहले सोच समझ करके सोच विचार करके, ये नहीं कि कल पछता रहे, बेकार हड़बड़ा गए। अगर जो है वो आज जो है वो रुक जाते तो कल जो बेकार वो सामान या कल जो 700-800 रुपए खर्च किए थे वो बेकार चला गया, क्योंकि आज तू कहां मैं कहां। तो इसीलिए कहीं भी कोई गिफ्ट या कोई चीज देने से पहले क्या करना है, लॉ भी कहता है, अगर आपने उस समय अपने पूरे होशो हवास में दिया और सामने वाले ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आप भी चाह करके उसको रिवोक नहीं कर सकते। गिफ्ट अगर आपने दिया है फ्री कंसेंट के साथ तो इट कैन नॉट बी रिवोक। अगर मेरी डेथ भी हो जाती है तो भी जाकर के अब गरिमा के पास पूरा राइट है कि उसको क्या कर लेंगे, वो रजिस्टर कर लेंगे। और रजिस्ट्रार डिनाई नहीं कर सकता कि जिसने गिफ्ट दिया वो तो टैग कर गया, नहीं, जिसने गिफ्ट दिया उसने गिफ्ट वाला फॉर्मेलिटी क्या कर लिया, पूरा कर लिया, और रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्मेलिटी जो है वो डोनी क्या करेंगे, वो पूरा करेंगे। इसलिए जब गिफ्ट दिया जाता है तो उसके लैंग्वेज भी लिखे रहते हैं, डोनी एंड ऑल हिज लीगल हायर, ऐसे लिखा रहता है कि उन दोनों में से कोई भी। तो यहां पे है, बाय द डोनर इज ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर कंप्लाइड। मेरा डेथ या मेरा एक्सप्रेस रिवोकेशन भी जो है वो रजिस्ट्रेशन को रोक, बशर्ते देते वक्त मुझसे पिस्टल लगा करके नहीं कि आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर उस समय मेरे फ्री कंसेंट के साथ दिया गया, अब ये मत कहिएगा, नहीं तो फिर तो पूरा लिटिगेशन और पूरा कोर्ट मुझे यहां बुलाना पड़ेगा कि सर कैसे साबित करेंगे। वही साबित करने के लिए तो कोर्ट में मारपीट चल रहा होता है। जो साबित किया उसकी जीत हो गई। कितने बार तो जिसके पास प्रूफ है, भले वो गलत भी है, तो क्या होता है, उसी की बात मानी जाती है। डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डज नॉट पोस्टपोन इट्स ऑपरेशन, यानी कि राइट को खत्म नहीं करता है। भले जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में लेते, लेकिन ये सारी बात कह क्या रहा है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है, कंपलसरी है। ये बात है, भले डिले हो जाए, भले उस बीच में ये पोस्टपोन नहीं माना जाएगा, भले देने वाले का डेथ क्यों ना हो जाए या वो रिवोक भी करना चाहे तो रिवोक नहीं कर सकता, हर केस में इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि हेंस अ गिफ्ट डीड कैन बी रजिस्टर्ड इवन इफ डोनर डज नॉट एग्री टू इट्स। मैं नहीं दिया और मैं नहीं चाहता हूं कि गिफ्ट दे दिया, लेकिन मेरा मूड नहीं, कौन इतना तामझाम करे, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाऊंगा। का कोई बात नहीं, आप नहीं भी चाहते हैं तो भी डोनी इसको क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, और रजिस्ट्रार इसको डिनाई नहीं कर सकता। क्लियर है। फाइनली हम लिस्ट देख रहे हैं किस चीज का, कौन कौन से ऐसे चीजें जिसका रजिस्ट्रेशन क्या है, जिसमें पहला आइटम हमसे टकराया और वो क्या था, गिफ्ट। किस चीज का, और हमने जो है वो 2 केस देखे जिसमें साफ तौर पे ये जजमेंट आया कि ये हमेशा क्या है, रजिस्ट्रेबल है और इसको रजिस्टर करना होगा। लेकिन जिस दौरान रजिस्टर नहीं हुआ है, डोनर ने अपने फ्री विल से दिया है, तो कोई भी इसको ना सस्पेंड कर सकता है, ना देने वाला खुद से इसको क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। रजिस्ट्रेशन में डिले होने का मतलब ये नहीं कि जिसको दिया है उसका राइट क्या हो जाएगा, अफेक्टेड होगा। भले जो है वो देने वाले की यानी डोनर की डेथ हो गई हो या उसका इरादा बदल भी गया हो, तो भी जो है वो डोनी जो है वो अपना राइट उस पर क्रिएट कर सकता है। डोनर के नहीं भी चाहने पे भी जो है, यानी जिसने गिफ्ट दिया उसके नहीं चाहने पे भी, उसके जिंदा रहते हुए भी इस चीज का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन डोनी करा सकता है। क्लियर है। आइए
अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला मैंने आपको? टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और नॉन टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट वो हुआ जो आपको क्या मिले? पुश्तैनी, जिसको विरासत बोलते हैं, वसीहत जिसको बोलते हैं। तो ये वसीहत वाली जमीन नहीं है, हम और आप भाई भाई नहीं है, या हम और आप जो है वो एक ही जो है वो कहिए कि जो है वो हेरिटेज के नहीं है, एक ही वंश के नहीं है। अगर वो होता तो वो क्या हो जाता हमारा? टेस्टामेंट्री, यानी कि जो हमारा वंश के साथ चला आता रहता है, हेरिटेज में चला आता है। कह रहे अदर टेस्टामेंट्री कौन? अदर कौन सा? नॉन टेस्टामेंट्री, यानी विरासत वाली ये जगह नहीं है, हमारे पुरखों से मिले वाली जमीन नहीं है। हम और आप एक ही ब्लड ग्रुप के नहीं है जिसके बीच में ये जमीन का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन किसको छोड़ करके? किसको छोड़ करके? गिफ्ट ऑफ। क्यों? अभी तो देख के आए हैं कि गिफ्ट ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी इज व्हाट, तो देख लिया वो। इसके अलावा अगर कोई इमोरल प्रॉपर्टी है तो कौन सा इमोरल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं? नॉन टेस्टामेंट्री हो, यानी कि गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में देख लिया। अब जिसकी बात कर रहे हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन गिफ्ट के अलावा। और कौन सा ये है? नॉन टेस्टामेंट्री है, यानी वंश वाले से जो मिला है, हेरिटेज में जो मिला है, वो वाला प्रॉपर्टी नहीं है। कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू विच इधर इन प्रेजेंट और फ्यूचर क्रिएट एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट, जिसका वैल्यू कम से कम कितने रुपए हो। तो मुझे एक चीज बताइए, आज के डेट में कौन सा ऐसा जमीन का टुकड़ा है जो कोई किसी को ट्रांसफर खरीदेगा, खरीदेगा, बेचेगा, जिसका कीमत 100 रुपए से कम हो? है कोई? हाँ, मतलब प्रैक्टिकली तो नहीं। अब अगर, क्योंकि कहीं भी आज के डेट में सर्कल रेट 100 से कम का नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि बस ये एक पैर पे मैं जो खड़ा हूं, बस इतना ही जमीन, अगर इधर उधर गया तो दूसरे की जमीन में पैर तोड़ देगा मेरा, बस जितने पे खड़ा हूं उतना। मतलब ऐसा ही कुछ हो सकता है, लेकिन लॉ तो लॉ है। रजिस्ट्रेशन एक्ट पुराना है, अभी तक ये कैरी कर रहे हैं। कहा कोई बात नहीं है, कैरी कर रहे हैं तो क्या हुआ? इनके कहने का मतलब है जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नहीं आ गया इस दायरे में, कि कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री, अगर ये गिफ्ट है तो भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और अगर गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट नहीं इसका मतलब क्या है? गिफ्ट का मतलब फ्री में देना, और इसका मतलब अगर किसी को खरीदा और बेचा गया, और प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, लेकिन ये खरीदने बेचने का काम आपस में भाई भाई में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई में होता तो कौन सा वाला? दादाजी की प्रॉपर्टी जो है वो भाई में बंटवारा हो रहा है, तो कौन सा होता? ये नॉन टेस्टामेंट्री। और याद रखिए, नॉन टेस्टामेंट्री अगर भाई से भाई में भी जा रहा है तो ये लॉ लगेंगे, क्योंकि अगर जो है वो पापा से वो प्रॉपर्टी मिला तभी वो टेस्टामेंट्री। मैंने अपना कोई जमीन खरीदा और कल के डेट में मेरा भाई मुझसे वो खरीदना चाहता है और तब मैं बेचूंगा, तो ये क्या है? नॉन टेस्टामेंट्री है। उसको फ्री में दे रहा हूं तो गिफ्ट में आ जाएगा, और नहीं तो किस में आ जाएगा? नॉन टेस्टामेंट्री में। वैल्यू कितने से ज्यादा? अगर 100 से कम का एज पर लॉ तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, और अगर 100 रुपए या उससे क्या है ज्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या है? तो अगर हम क्लब करें तो बात बड़ा सिंपल निकल के आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी समझने के लिए, अगर वो इन टेस्टामेंट नॉन टेस्टामेंट्री है तो हर केस में उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? कंपलसरी होगा। गिफ्ट में दिया तो भी, और कंसिडरेशन के साथ दिया तो भी। लेकिन चूंकि लॉ है तो वो वर्ड याद रखना पड़ेगा कि कितने रुपए से ज्यादा वाला। क्या ये गिफ्ट के लिए बोला गया है? गिफ्ट वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 रुपए का भी है तो भी इसका रजिस्ट्रेशन क्या है? लेकिन गिफ्ट में नहीं दे रहे हैं, पैसे लेकर के दे रहे हैं, तो वैसे केस में जो है वो क्या होगा? 100 रुपया है तो कंपलसरी है, 100 या उससे ज्यादा है तो, और नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। हम कौन सा लिस्ट देख रहे हैं इस समय? कंपलसरी। और एक्ट में जो हमें देखना है, दो बातें देखनी, कौन सा कंपलसरी है और कौन सा कंपलसरी नहीं है। अभी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज द रिसीट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन on account of creation, declaration, assignment, limitation or extinction of any such right, title or interest। अब इसमें कौन कौन सा इसके भीतर के ये पार्ट है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि उस चीज से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? किससे रिलेटेड है? नॉन टेस्टामेंट्री है, यानी कि जो भी चीज है वो कहीं भी जो है विरासत वाली चीज नहीं है। कह रहे हैं एन एक्नॉलेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिसीट टू
to be registered but not an acknowledgement of the fact that the transaction has been taken place. अगर कोई भी ट्रांजेक्शन सिर्फ हुआ है, ये एक्नॉलेजमेंट का जो कागज है इसको रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। अभी आप इसको नहीं समझे, पर खुद से पढ़िए, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो आप आराम से कोरिलेट कर लेंगे। लेकिन जरा ये बीच वाले लाइन को पढ़िए। एन एक्नॉलेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिसीट टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट दैट ए ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस। कुछ समझ में आया? पूरे नीचे आ जाएंगे तब तो समझ ही जाएंगे, लेकिन हमें इसी पॉइंट पे रह के समझना है। अच्छा, अब उसके नीचे वाला लाइन पढ़िए। टू बी रजिस्ट्रेबल अंडर दिस क्लॉज ए रिसिप्ट मस्ट सटिस्फाई फॉलोइंग टू कंडीशन। इट मस्ट बी रिसीट ऑफ ए, और दोनों चीज होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी व्हाट, सम कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन, डेकोरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन और एक्सटेंशन ऑन द इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू। कितना? जो हमने पीछे पढ़ा है ठीक उसी का ये एक्सटेंशन है, लेकिन एक ही बात बस अलग कह रहा है। मैं पूरे चेन को आपको समझाता हूं, फिर आप इसको कोरिलेट कीजिएगा। जमीन आप किसी से खरीदने के लिए जाते हैं, तो जमीन जब खरीदने के लिए जाते हैं तो आप पहले कुछ बयाना देते हैं। बयाना समझते हैं? टोकन मनी, टोकन मनी देते हैं। जब आप टोकन मनी देते हैं तो सामने वाला जो है वो उस चीज को एक्नॉलेज करता है और वो आपको एक रिसीट देता है। कह रहे कि उसने जो ये एक्नॉलेज किया इसको रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर ये कंसीडरेशन का अमाउंट का रिसीट दे रहा है तो उसको हम रजिस्टर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हमें लगता है कि बाकी पैसा, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की है, बोला गया कि 10 लाख रुपए दो, बाकी 90 लाख रुपए के लिए हम आपको 1 साल का समय देते हैं या 6 महीने का, जो भी एग्रीड टर्म था। लेकिन अगर उतने दिन में नहीं दिया तो आपके 10 लाख रुपए फॉरफिट, क्योंकि हमारा जमीन उतने दिन तक पड़ा रह गया, वरना हम इसकी कहीं ज्यादा वैल्यू लगा देते। ऐसे ही करके जमीन बिकता है। अगर ऐसा है तो अभी रजिस्ट्रेशन का कागज बन गया। अरे भाई पूरा पैसा दे देते तो रजिस्ट्रेशन का कागज बनता। नॉन टेस्टामेंट्री बात हो रही है, टेस्टामेंट्री। जमीन की कीमत 100 रुपए से क्या है? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है मैंने 1 करोड़ बोला है, 1 करोड़ 100 रुपए से ज्यादा होता है, या ये बताना पड़ेगा? ठीक है, तो 1 करोड़ की कीमत है, इसका मतलब ये रजिस्टर्ड होगा। तो अगर ये कागज पे लिख दिया जाता और जमीन ट्रांसफर हो गई रहती तब तो जाकर के रजिस्टर करा लेते। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कब करता है? जब पैसे पूरे मिल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिसने टोकन दिया है क्या उसको कोई सिक्योरिटी और श्योरिटी नहीं चाहिए? कल के डेट में आप मुकर जाएंगे तो, क्योंकि उससे ज्यादा पैसा कोई देने लगा। आपको तो 1 साल का समय दिया, इसी बीच में ग्राहक आगे बोलता है 1 करोड़ 20 लाख। पॉसिबल? 3 महीने के बाद आपने तो 10 लाख दे दिया, आपके पास उस 10 लाख का सबूत। बोला कि अगर सिर्फ ये एक्नॉलेजमेंट है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन आपने जो पैसे दिए हैं, अब मनी रिसीट हो गया ना, तो आप इस मनी रिसीट को तत्काल क्या कर लीजिए? रजिस्टर करवा लीजिए, ताकि कल के डेट में ये मुकर ना पाए। तो आप उसको रजिस्टर करवाना क्या है? कंपलसरी है, बशर्ते 2 कंडीशन फुलफिल हो। कौन कौन सा चीज? इट मस्ट बी रिसीट ऑफ व्हाट? सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है या कंसिडरेशन शामिल है? सिर्फ ये कहना कि हां मैं एक्नॉलेज करता हूं कि आपको जो है ये जमीन दूंगा और ये जमीन मैं आपके लिए 1 साल तक बचा करके रखा हुआ हूं। बोला इट इज नॉट रजिस्ट्रेबल। सिर्फ हमने क्या किया? एक्नॉलेज किया है तो नहीं। मैंने आपसे 10 लाख रुपया रिसीव किया है और ये 10 लाख रुपए के बदले में मैं आपके लिए 1 साल तक इंतजार करूंगा। नाउ वेदर इट इज रजिस्ट्रेबल और नॉट। लेकिन अभी तो एक ही बात हुआ है, कंसिडरेशन। नीचे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जिस जमीन के लिए ये बात हो रही है, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बात हो रही है, इसकी कीमत 100 रुपए या उससे क्या होनी चाहिए? हमारे केस में तो 1 करोड़ का डील है। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब अगर 100 रुपए से ज्यादा का इमूवेबल प्रॉपर्टी है और नॉन टेस्टामेंट्री है तो ये हमेशा रजिस्टर करना होगा। ये तो तब जब एक हाथ पैसे दिए, दूसरे हाथ जमीन दिया।
और उसको क्या कर लिया, रजिस्टर कर लिया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि इसके लिए कहीं कोई जो है वो पैसे दिए गए राइट क्रिएट करने के लिए, कि अभी नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पूरे पैसे दे दूंगा, अभी जो हमने टोकन अमाउंट दिया है, दैट टोकन अमाउंट शैल रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इफ इट इज 100 और मोर देन 100 रुपीज वर्थ। कितने से ज्यादा का है, 100 या 100 से ज्यादा का प्रॉपर्टी पे है। तो 2 बातें क्या आई, एक तो सीधे रजिस्ट्रेशन करवाना, और एक क्या, जब ये टुकड़े टुकड़े में हो रहा है तो उस केस में जो अमाउंट आपने दिया है उस अमाउंट को क्या करना, रजिस्टर करना, ताकि कल के डेट में कहीं किसी तरह का फ्रॉड ना हो। और ऐसा बहुत होता है, यानी कि लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, जो बयाना देते उसका बहुत कम लोग होते रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बस करते क्या है कि एक जो पढ़ाऊंगा आपको स्टाम्प एक्ट में, एडहेसिव स्टाम्प एक लगा देते हैं, मतलब बस एक स्टाम्प लगा दिया, स्टाम्प, हाँ उस पर साइन कर दिया और उसको मान लेते हैं। तो बताऊंगा जब वो स्टाम्प पर पढ़ाऊंगा कि उसकी वैलिडिटी और इसकी वैलिडिटी में अंतर है, वो भी वैलिड है, लेकिन इसको अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो किसी भी शर्त पे मुकर नहीं सकता है। और अब इसी का एक्सटेंशन पार्ट उसमें लगेगा जब क्या बनने लगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन का डीड बनेगा। तो अभी हम लोग लगातार किसमें हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रॉपर्टी इस पहले बेच रहे थे, अभी तक बेचने वाली बात थी। पहली बात गिफ्ट की थी, मुफ्त में। दूसरा क्या दे करके, पैसे, और पैसे दे करके 2 बातें, एक हाथ ले एक हाथ दे, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, और एक थोड़ा अभी और थोड़ा बाद में। अब हम पहुंचे ऐसे चीज पे जो प्रॉपर्टी को बेच नहीं रहे, किराए पे लगा रहे। लीज का मतलब क्या होता है, किराए पे। बोला इस केस में इट इज इन द फॉर्म ईयर टू ईयर, पहले 1 साल के लिए, फिर उसके 1 साल बाद, फिर हर 1 साल उसको रिन्यू करा देते हैं। अगर इस स्टाइल में आप अपना मकान किराए पे दे रहे हैं या प्रॉपर्टी लीज पे दे रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी। वो नोटरी पब्लिक वाला नहीं हो सकता है, वो जो सीधे नोटरी पब्लिक का ठप्पा 50 रुपया वाला लगा लेते हैं और आराम से पीजी में रह जाते हैं, वो नहीं। हाजी कौन सा वाला, अगर आपके साथ एग्रीमेंट उन्होंने किया है जिसमें कहा है कि 1 साल बाद फिर से उसको कर देंगे, फिर 1 साल बाद कर देंगे, अगर ऐसा है तो आप दोनों लोगों को जो बिल्कुल वैसे ही रजिस्टर करना पड़ेगा कोर्ट में जा करके, जैसे जमीन खरीदा जाता है बिल्कुल रेंट के समय में भी जितना पूरे साल का रेंटल वैल्यू होता है उसका सर्टेन % जो स्टाम्प दिया जाता है। इसीलिए दिल्ली में मैक्सिमम लोग आपसे जो रेंट एग्रीमेंट कराएंगे वो 11 महीने का कराएंगे, क्योंकि जैसे ही वो 12 महीने का होगा देखिए नीचे क्या आ जाएगा, इट इज फॉर अ टर्म एक्सीडिंग व्हाट, तो वो और सेफ साइड में कहां पे आ जाते हैं, 11 महीने पे ही डर से। अगर एक बार में वो आपसे 2 साल का करा रहे हैं, एग्रीमेंट दे रहे हैं लीज पे, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या होना है, कंपलसरी है। बिना उसके जो है वो रजिस्ट्रेशन के बिना जो है वो वैलिड नहीं। आपको मकान कोई किराए पे दे रहा है, 1 साल से ज्यादा दिनों के लिए दे रहा है, तो ये क्या होगा, इसीलिए वो नोटरी पब्लिक वाले पे कितने दिन का बनवा लेते हैं, 11 महीने का। इफ इट रिजर्व्स ए ईयरली रेंट, इसका मतलब है कि या आपसे जो है वो 1 साल का किराया एक बार में ले लेते हैं। 1 साल का किराया, ये प्रैक्टिस यहां नहीं चलता, मुंबई में खूब चलता है। कोई मुंबई में अगर रहते हैं आप पूछिएगा, वहां पे ऐसा आलम है मतलब किराया और ये चीज का कि पूरे साल भर का किराया पहले ही ले लेते हैं। अगर छोड़ के गए तो सारे पैसे आपके गए, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर ऐसा कोई है तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, कंपलसरी। तो देखिए रेंट वाले मकान के केस में या लीज के केस में, लीज रेंट वन एंड सेम थिंग। 3 बातें, पहली बात, अगर एक बार में पूरे साल का किराया ले लिया, या लीज का टर्म जो है वो 12 महीने से क्या है, ज्यादा है, या लीज का टर्म ऐसा है कि हर साल आप उसको फिर क्या कर देते हैं, साल के बाद फिर अगले साल के लिए रिन्यू, फिर अगले साल के बाद अगले साल के लिए रिन्यू, ऐसा कोई भी अगर आप जो है वो क्या कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, तो आपको उसका क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। चलिए अगले पे आइए और देखिए ये खुद समझ करके क्या कह रहा है। नहीं बच्चा, इंटरेस्ट नहीं, हां यहां इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, उसकी जो वैल्यू है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि कोई एक मामला था, ये जमीन तेरा या ये जमीन मेरा, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये जमीन इसका, जो भी हो XYZ का, उस जमीन की कीमत 100 रुपए से क्या है,
तो उस ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा? कहीं कहीं आप देखेंगे कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर द ऑर्डर। इसका मतलब है कि वो जो ऑर्डर है उसमें जो चीज सुनाया गया उसकी वैल्यू 100 रुपए से क्या है? कम। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इम्प्रैक्टिकल है। इसका मतलब हुआ कि एवरी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल बी रजिस्टर्ड इफ इट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हम इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन ले तो। बट अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं ले सकते, लिख नहीं सकते। समझने के लिए समझ सकते हैं और हमें ये वर्ड यूज करना ही पड़ेगा। कितने रुपए के बारे में? कोर्ट का कोई भी फैसला जिससे जो है वो आपका राइट क्रिएट हुआ, और वो जो राइट क्रिएट हुआ वो राइट जो है वो उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 100 रुपए से क्या है? 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो कोर्ट के उस फैसले को क्या किया जाता है? रजिस्टर किया जाता है। क्लियर है? आइए अब कह रहे हैं कि एक्सेप्शन फ्रॉम कंपल्सरी। इसका मतलब है कि इन केसेस में आपको एग्जेम्पशन मिलते हैं और आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। एनी कॉम्पोजिशन डीड, समझौता, सुलह, एवरी डीड द एसेंस ऑफ विच इज कॉम्पोजिशन, यानी कि जिसका एसेंस क्या है? सुलह, कि ये जमीन किसका, ये जमीन किसका, कोई विवाद था, आपस में सुलझाया, भले उसकी कीमत जो है वो 100 रुपए से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, लेकिन अगर समझौता कराया गया है तो वैसे बहुत जमीन को लेकर के डिस्प्यूट रहता है, तो कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ एक कंपोजिशन डीड है। पहले से ही लोगों के जो है जमीन थे, लेकिन उसमें कोई जो है वो विवाद क्रिएट हुआ, कोई जो है डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, और उस डिस्प्यूट को इस कंपोजिशन डीड के जरिए निपटाया गया कि देखिए आपस में कोई विवाद नहीं, ये जमीन आपका है, ये जमीन जो है वो क्या है? इनका है, और इस पे दोनों लोग क्या करें? साइन करें। तो कह रहे ये क्या कहलाया? कंपोजिशन डीड कहलाया। जो जमीन है उसकी कीमत 100 से बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते ये कौन सा डीड है? यही अगर सेल डीड या ट्रांसफर डीड रहता तो देखना पड़ता 100 रुपए से क्या है? 100 रुपया या उससे ज्यादा का है तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता। एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में आपको शेयर्स मिले, यानी कि दो लोगों ने मिलकर के जो है वो कंपनी शुरू किया, एक तीसरे बंदे को भी शामिल किया। जब आपने उसको शामिल किया तो बदले में आपने उसको कंपनी के शेयर्स दिए। कंपनी के जो आपने उसको शेयर्स दे करके कंपनी में पार्टनर बनाया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बनाया। कह रहे हैं कि इसको कहीं भी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब शेयर इशू किया जाता है तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे जो हैं वो अथॉरिटी है जिनके पास ये इंफॉर्मेशन चला जाता है कि इस कंपनी के में हमने इस पर्सन को भी क्या दिया हुआ है? इतने परसेंट का राइट दिया हुआ है। तो चूंकि ये ऑलरेडी एक अथॉरिटी के पास जाकर के जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो जा रहा है, इसलिए इसको फिर से रजिस्टर करने की जरूरत। देखिए रजिस्ट्रेशन हम क्यों करते हैं कि कोई ना कोई अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन हो। तो जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग मिलकर के जब बिजनेस को क्या कर रहे होते हैं? चला रहे होते हैं। तो कहा कि इसमें किसी को अगर शेयर्स दिया तो इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में चला जाता है, और अगर एक लिस्टेड एंटिटी है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो सेबी सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपसे ले ही लेगा। तो इसीलिए इसको फिर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। एनी डिवेंचर इशूड बाय एनी सच कंपनी, रीजन डिवेंचर इशू होता है, उसके इशू को लेकर के ऑलरेडी नॉर्म्स बने हुए। डिवेंचर ट्रस्टी होता है जो इन चीजों का क्या रखता है? ख्याल रखता है। तो कहा गया कि इस केस में इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, जिसको किसी न किसी और एक्ट के जरिए ऑलरेडी अथॉरिटी तक चीज पहुंच जा रही है, उस केस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी इंडोर्समेंट अपॉन और ट्रांसफर ऑफ एनी डिवेंचर, यानी अगर किसी ने किसी को जो है डिवेंचर ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्समेंट का मतलब होता है उसी चीज पे लिख करके देना, क्या कहलाता है? इंडोर्समेंट। डिवेंचर के केस में जो लोग ग्रुप 2 में भी है, मॉड 2 में भी है, जरा याद कीजिए कि ये किस जगह से कोरिलेट करना चाह रहा है, किस जगह से। बोलना नहीं है, 30 सेकेंड में आपको दे रहा हूं। क्या सेंस हुआ यहां पे? एनी इंडोर्समेंट अपॉन ट्रांसफर, इंडोर्समेंट अपॉन और ट्रांसफर ऑफ एनी डिवेंचर। एग्जैक्ट बताइए कि ये किस बात को कह रहा है, किस जगह से इसको हमें कोरिलेट करना है। जिनको याद आ जाए बस हाथ खड़ा कीजिएगा। जो सिर्फ मॉड 1 में है वो अभी एग्जम्प्टेड है। अच्छा है, एग्जम्प्टेड में एग्जम्प्टेड है। एक हाथ उठा है, हाथ उठा रहे हैं या ताली बजा रहे हैं?
बस बताइए। वेरी गुड, एकदम सही कह रहे हैं, पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। हमने 2 टाइप का डिवेंचर देखा था, एक था रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक बियरर डिवेंचर। अब बताइए, मैंने इनके कान में सिर्फ थोड़ा पढ़ाया था, पढ़ाया तो सबको था, याद इन्हीं को रहा। रजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर आपका जो है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड मेयर डिलीवरी, उसके पीछे लिखा, इंडोर्स किया और क्या कर दिया, हो गया। इंडोर्समेंट का मतलब उसके पीछे लिखना। तो ये यहां पे कह रहे एनी इंडोर्समेंट अपॉन और ट्रांसफर ऑफ एनी, कोई जरूरत नहीं इसको रजिस्टर करने की, सारे राइट आपके सुरक्षित है, उस डिवेंचर के सारे बेनिफिट आपको क्या होंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ ए, देखिए आ गया ना वो वर्ड, इसका मतलब क्या कह रहा है, कितने तक का। सबसे पहली बात, अगर वो मामला इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो उसका रजिस्ट्रेशन वैसे ही जरूरी नहीं है। तो यहां कौन कौन सी चीज कह रहा है, एनी डिक्री और ऑर्डर। हमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के किस ऑर्डर को रजिस्टर करने की जरूरत है, जो किससे रिलेटेड हो, और तो कोर्ट क्या सिर्फ इमूवेबल मामलों के लिए ऑर्डर देता है, दुनिया भर के उनके ऑर्डर होते हैं। तो कहा बाकी किसी और ऑर्डर को रजिस्टर करने की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्डर को रजिस्टर कीजिए जो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 100 या उससे ज्यादा है। एनी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द, आपको गवर्नमेंट के द्वारा कोई जमीन वगैरह ग्रांट में मिला है स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, या और भी कोई जो है वो पब्लिक यूटिलिटी जैसे चीज के लिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी क्यों नहीं है, जरूरी क्योंकि जब गवर्नमेंट आपको कोई चीज ग्रांट करेगी तो पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा प्रोसेस करके देगी, वो गवर्नमेंट के अलग दायरे के तहत आता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो बेचा गया चीज नहीं है। एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, पार्टीशन का डॉक्यूमेंट जो होता है उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, रेवेन्यू ऑफिसर ने उस पर अप्रोप्रिएट वैल्यू का स्टाम्प लगा दिया, वो सफिशियंट है। ये पार्टीशन हो गया फैमिली के बीच में, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो पार्टीशन वगैरह होता है, रजिस्ट्रेशन उसका कंपलसरी नहीं है। मुखिया सरपंच के सामने अगर आपका जो है वो समझते हैं, मुखिया सरपंच ये सब, तो रूरल एरिया में अगर उनके सामने, पंच के सामने हो गया, उनका सिग्नेचर हो गया, तो वो एक वैलिड जो है वो डॉक्यूमेंट माना है। उसमें भी अगर कहीं आपने रेवेन्यू ऑफिसर के सामने कर लिया, सफिशियंट है। रजिस्ट्रार के पास जाकर के उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, जैसे जमीन को रजिस्टर करते हैं। एनी ऑर्डर ग्रांटिंग लोन मेड अंडर एग्रीकल्चरल लोन, अब ये सब जो है वो गवर्नमेंट के स्कीम के तहत है। एग्रीकल्चरल जो है वो एनी ऑर्डर ग्रांटिंग लोन मेड अंडर एग्रीकल्चरल लोन, एनी ऑर्डर मेड अंडर चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट, किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, चैरिटी वगैरह के तहत, तो इनके तहत अगर कोई भी जमीन या कोई भी चीज हुआ तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं। आप खुद देखिए ना, ये सब कमर्शियल नेचर की चीज नहीं है। चैरिटी वगैरह में ऑर्फनेज को किसी ने कुछ क्या कर दिया, दान दिया या कुछ भी दिया, तो वहां पे बहुत सारे चीज जो है सीक्रेट तरीके से भी होते हैं, इसलिए कहा गया कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए तो जानना पड़ेगा ना कि पार्टी कौन कौन से हैं। एक पार्टी तो कितने बार यहां पे चीजों को दे देती है और अपना नाम बताती भी नहीं है, डिस्क्लोज भी नहीं करती है। एनी सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड टू द परचेजर और एनी प्रॉपर्टी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन बाय सिविल रेवेन्यू, ऑक्शन वगैरह में अगर कोई जमीन वगैरह आप खरीदते हैं, चाहे किसी से भी खरीदें, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि ऑक्शन में जैसे वो हथौड़ा पड़ा उसी समय उनके पास राइट है वो सारे चीजों को क्या कर देने का, क्रिएट करने का। और इसमें रजिस्ट्रेशन अलग तरीके से ऑक्शनर के जरिए होता है, ना कि सब रजिस्ट्रार के पास जाकर के होगा, क्योंकि यहां पे वो एविडेंस के रूप में खुद मौजूद थे, उन्होंने क्या कराया, ऑक्शन कराया। सब रजिस्ट्रार के पास विटनेस होता है, सब रजिस्ट्रार पूछते हैं कि पैसे दिए नहीं दिए, और ऑक्शन के केस में वो खुद ऑक्शन करा रहा है, तो बोली लगवा रहा है, जो सबसे ज्यादा बोली दे रहा है उसी को चीज दे रहा है, तो इसका कहीं भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज क्या हो रहा है, सामने हो रहा है। क्लियर है? तो ये क्या था, एक्सेप्शंस, किस चीज का, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का। डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज क्या है, ऑप्शनल। इसमें बिल्कुल जो हमने वहां पढ़ा उसका ठीक उल्टा, अगर 100 रुपए से कम का चाहिए, कहने के लिए इतना बड़ा ये चीज रहेगा, लेकिन बड़ा सिंपल सा लाइन है। अगर कोई जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत कितने रुपए से कम है,
100 रुपए से कम है तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन है कंपलसरी? दैट्स इट, काम खत्म। इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेड एक्सक्यूशन, एनी सच राइट और टाइटल जिसका वैल्यू कितने से कम है। फिर यहां पे वही मतलब है, कितने से कम का, यही वहां पे 100 था तो किया था ना, कंसिडरेशन होना चाहिए और 100 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। मतलब जिस प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त हम कह रहे थे 100 या उससे ज्यादा का है तो क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी। उसी में 100 से कम है तो कंपलसरी नहीं है। अगर उसको बयाना दे करके हम कर रहे हैं, टोकन अमाउंट पे कर रहे हैं, तो भी उसका क्या था, कंसिडरेशन आने पे क्या था, कंपलसरी था। यहां पे कह रहे हैं कि अगर 100 रुपए से कम है तो वो भी कंपलसरी नहीं है। और कह रहे हैं कि लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग, वही जो सेक्शन 17 में पढ़ा, पूरे साल के लिए नहीं है, एक बार में पैसे नहीं आ रहे हैं, हर साल जो है वो रिन्यू नहीं। जो वहां था उसको ठीक उलटते जाइए ना, बस उसको कम कर दीजिए। वहां था 1 साल और यहां क्या बोलेंगे, 1 साल से कम है, तो इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी नहीं है, ये जो है वो आपका ऑप्शनल है। कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग, सेम चीज यहां पे है। अगर कोई डिक्री वगैरह है और कितने से कम का वैल्यू का है। अब देखिए इतना लंबा लिखा हुआ लॉ का वर्ड है, लेकिन जानने के लिए प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए से कम, कंसिडरेशन जो दिया गया लेकिन प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्व है वो 100 रुपए से क्या है, कम है। लीज कर रहे हैं, 1 साल से कम दिनों के लिए कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर है लेकिन जो प्रॉपर्टी शामिल है वो 100 रुपए से क्या है, कम का है। इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल, विल नहीं है। विल का मतलब होता है कि आप वसीयत के तौर पे जो चीज क्या करें, ट्रांसफर करें। तो विल को छोड़ करके विच परपोर्ट टू ऑपरेट और क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश, कह रहे कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए किसी को राइट दे रहे हैं या किसी से राइट क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं, लेकिन ये क्या नहीं है, आपका विल नहीं है। एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट किसमें, प्रॉपर्टी कैसा है, और यहां पे क्या लिखा है, विल। अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन, पढ़ा है हमने ऑलरेडी एक्सेप्शन में, तो कहा कि इन चीजों का जो है वो रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो कंपलसरी। देखिए इसमें 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन अगर पूछे तो हमें वो याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन सा चीज है। और याद रखने का एक तरीका है कि आप एक साइड वाले को याद रख लीजिए कि किस किस का क्या है, कंपलसरी है। उसको थोड़ा मैनेज करके आप 4-5 पॉइंट तो चिपका ही सकते हैं। हाँ, ये जरूर नहीं रहेगा उसमें जो विल है, एनी टाइटल ऑफ ऑन व्हाट मूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। अगर ये चीज है तो कितने दिन के भीतर इसको क्या करना रहेगा, रजिस्टर करना रहेगा, कितने दिन के भीतर। ये किसके लिए, जिसके लिए ऑप्शनल है, जिसके लिए कंपलसरी है। कंपलसरी क्योंकि ऑप्शनल के केस में तो वैसे ही आपको क्या है, राइट है कि आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें। तो कह रहे कि एक डॉक्यूमेंट अदर देन विल, विल को छोड़ करके जब से आपने जो इसको किया, एग्जीक्यूट किया, उसके कितने दिनों के भीतर। और अगर कहीं पे कुछ ऐसा हो गया जो आपके कंट्रोल से बाहर था, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो अर्जेंट नेसेसिटी का था, तो उस केस में हम इस 4 महीने को कहां तक बढ़ा देंगे। लेकिन उसके बाद अगर आइएगा तो कॉन्ट्रावेंशन का चार्ज लगेगा, हम आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे। लेकिन 4 महीने तक नॉर्मल हुआ। 4 महीने के बाद एक्सेप्शनल केसेस में जो है, अगर ऐसा सिचुएशन था जो आपके कंट्रोल से क्या था, बाहर था, तो उस केस में 4 महीने की जगह कहां तक जा सकते हैं, 8 महीने तक जा सकते हैं। अगर कोई जो है वो एग्रीमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी था जिसका रजिस्ट्रेशन, वो आपका एग्जीक्यूट हुआ इंडिया से बाहर, पॉसिबल है। एक जमीन जो कि 10 करोड़ का था या 1 करोड़ का था, आप 2 लोग पहले से ही बाहर थे, यूएसए में ही थे, वहां पे सारा कुछ कर लिया, पॉसिबल है या नहीं। भाई एग्रीमेंट कर लिया, आप तो बेच रहे हैं, कर तो लिया, लेकिन जब इंडिया आएंगे तो उसके कितने दिनों के भीतर, 4 महीनों के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, कंपलसरी। इस केस में इंडिया अगर आप 2 साल बाद आते हैं तो वहां से क्या शुरू होगा, आपका 4 महीने शुरू होगा। ए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉट वैलिड अनलेस रजिस्टर्ड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया से जुड़ा था, उसको रजिस्टर करना जरूरी होगा। ए विल मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज व्हाट, ऑप्शनल। लेकिन यहां पे एक और आगे मैं आपको केस बताऊंगा कि हमेशा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि विल को क्या करें, आप रजिस्टर कर ले, नहीं तो कल के डेट में अगर डिस्प्यूट होगा, और डिस्प्यूट से भी ज्यादा जरूरी है कि विल का नहीं मिलना। अगर मान लीजिए कि विल जो है वो मिल नहीं रहा, एक ही कॉपी था, ऑब्वियसली बात है, एक ही कॉपी किया हुआ था, फोटो स्टेट और कुछ भी नहीं था, और आपने रजिस्टर किया नहीं था, तो उसको कैसे प्रूव कीजिएगा। लेकिन यही अगर रजिस्टर्ड है तो उसका कॉपी कहां पे अवेलेबल है, सब रजिस्ट्रार के पास जो है वो अवेलेबल होता है। टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्या है, महली राम
वर्सेस उपेंद्र नाथ के बीच में है। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे स्टाम्प ड्यूटी जो है वो सफिशिएंटली नहीं लगा हुआ है, यानी जितने वैल्यू का स्टाम्प ड्यूटी लगना चाहिए था उतने वैल्यू का स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या इसको प्रेजेंट किया जा सकता है? क्या ये रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड होगा? कहा कि रजिस्ट्रेशन करने से ये अलूफ नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता, बशर्ते जितना डिफिसिट अमाउंट का क्या लगा हुआ था उतना लगाएंगे और साथ में जो पेनल्टी बनता है वो पेनल्टी देंगे। तभी मैंने बोला स्टाम्प एक्ट में भी आइएगा तो देखिएगा इस तरह की बहुत सारी बात हम लोग करेंगे, लेकिन चूंकि ये रजिस्ट्रेशन के लिए गया था जिसमें स्टाम्प ड्यूटी क्या था, कम का था, हो सकता है उसमें स्टाम्प ड्यूटी 1 लाख रुपए का चाहिए और आपने 90,000 का लगाया। हम कह रहे हैं हम इसको रजिस्ट्रेशन करने से मना नहीं करें कि अब ये रजिस्टर्ड नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले 10,000 रुपए का जो डेफिसिट है वो लगाइए और ये पेनल्टी फाइल कीजिए, तब हम इसको रजिस्टर करने को क्या है, तैयार है। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कहां पे जो है वो डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो कहा गया कि जहां पे आपका प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसके किसके पास, सब रजिस्ट्रार के पास जो है हम इसको क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। और सब रजिस्ट्रार का जुरिडिक्शन बनता है, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक रोहिणी वाला इलाका हो गया, फिर आपका कश्मीरी गेट है, ये कश्मीरी गेट नहीं, सही वाला जो कश्मीरी गेट है, तो वहां पे भी जो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है, तो अलग अलग एक जो है वो आपका सिविल लाइंस में है, मतलब ऐसे करके सब रजिस्ट्रार के क्या बने हुए ऑफिसेज कि अगर इनके जो है वो लोकेलिटी में जो है वो जमीन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है या सेल हो रहा है, तो उस सब रजिस्ट्रार के पास आएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एल्सवेयर हैज बीन होल्ड टू बी व्हाट, आपका जो प्रॉपर्टी है वो आता था कश्मीरी गेट वाले सब रजिस्ट्रार के पास और आपने इसका रजिस्ट्रेशन सिविल लाइन वाले में किया क्या? अच्छा, तो ऐसे केस में ये क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा, ये एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। अगर आप जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो पहुंचते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप पहुंचते हैं तो हो सकता है कि आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कहीं किसी फ्रॉड तरीके से करवाएं, तो कहा कि फ्रॉड तरीके से कराया गया कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड नहीं होगा, उसको कभी भी क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। अगर हम पहुंचते हैं सब रजिस्ट्रार के पास और सब रजिस्ट्रार जो है वो बेसिकली अगर किसी भी तरीके से जो है वो डिनाई कर दे, तो क्या पॉसिबल है कि सब रजिस्ट्रार जो है वो डिनाई कर दे? कहा गया कि सबसे पहला चीज, अगर आप जो है वो कॉपी ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, ए कॉपी ऑफ अ डिक्री ऑर्डर मे बी रजिस्टर्ड विद सब रजिस्ट्रार विद इन हुज सब रजिस्ट्रेशन इट इज मेड। कहा गया कि अगर वो डिनाई वगैरह करेगा तो हम उसके ऊपर जो है वो देखेंगे कि कहां जा सकते हैं, क्योंकि सब रजिस्ट्रार से ऊपर क्या होता है, रजिस्ट्रार। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई कोर्ट का ऑर्डर है, जो कोर्ट का ऑर्डर जो है वो 100 रुपए से ज्यादा के प्रॉपर्टी के लिए है, तो उस केस में इसका रजिस्ट्रेशन कहां करेंगे? अभी हमने कहा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो किस सब रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं, जिसके जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आ रहा है। लेकिन इस बार प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने नहीं जा रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर को रजिस्टर करने जा रहे हैं, जिसमें जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसकी कीमत जो है वो 100 रुपए या उससे क्या है, इसको भी तो रजिस्टर करना पड़ेगा। कहा ये किसके पास करेंगे, किस चीज का जुरिडिक्शन, ना प्रॉपर्टी। हाँ, कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है वो प्रॉपर्टी बेसिकली जो है वो जिस सब रजिस्ट्रार के किसमें आता है, जुरिडिक्शन में आता है, उसके उस सब रजिस्ट्रार के पास जाकर के आप इसको क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। इफ द डिक्री और ऑर्डर डज नॉट इफेक्ट क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट मे बी प्रेजेंटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन, किसी भी सब रजिस्ट्रार। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोर्ट का कोई ऑर्डर है जिसमें जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, पॉसिबल। कोर्ट का ऑर्डर जो होगा वो हमेशा जो है वो कौन सा होगा, हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही होगा, हमेशा 100 रुपए से ज्यादा के लिए ही होगा। कहा गया कि अगर ऐसा सिचुएशन जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है तो वो तो आपकी मर्जी है, चाहे तो उसको क्या करें आप, रजिस्टर करें या चाहे तो रजिस्टर। लेकिन अगर रजिस्टर करना चाहे तो कहा गया कि आप दोनों की मर्जी है, जहां मर्जी होगा वहां तो क्या कर लो, क्योंकि जो चीज हमारे लिए कंपलसरी ही नहीं है तो आप कहीं भी उसको रजिस्टर, अपने सेफ्टी के लिए रजिस्टर करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। कोर्ट के दो तरह के ऑर्डर, एक वो जो कंपलसरी है और एक क्या है,
ऑप्शनल है। कंपलसरी वो ऑर्डर है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, जिसकी कीमत जो है वो 100 रुपए या उससे क्या है। तो कह रहे हैं कि किस कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा फिर किस बात से फर्क पड़ता है, कहा कि ये देखिए कि कोर्ट का वो जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर जिस जगह के प्रॉपर्टी के लिए दिया गया, वो प्रॉपर्टी जो है किस सब रजिस्ट्रार के जुरिडिक्शन में आता है। कहा कि अगर जो है ही नहीं मूवेबल प्रॉपर्टी तो कहा कि जहां मन करे दोनों पार्टी को वो वहां वो क्या कर सकता है, किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कर सकता है। अब इसमें आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, और अगर उन डॉक्यूमेंट्स के दिए जाने के बावजूद भी अगर उन्होंने आपके चीज का रजिस्ट्रेशन नहीं किया पॉसिबल, तो उस केस में कहां आप जो है वो रिलीफ के लिए जा सकते हैं। और रिलीफ मिलने के बाद फिर वापस आना है सब रजिस्ट्रार के पास ही, लेकिन वो जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसी प्रिस्क्राइब टाइम में, वरना जो ऑर्डर है वो वैलिड नहीं होगा। तो वो कौन कौन से सिचुएशन होंगे और कितना टाइम आपको दिया जाएगा, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए, तो फिलहाल आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।